नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। एक देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। संसद के जारी शीतकालीन सत्र में गुरुवार को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का मामला गूंजा। केंद्र सरकार ने कहा कि चुनाव एक बड़े बजट का मामला बन गया है और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से राजकोष की भारी बचत होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं। आपको बता दें कि साल 1999 में विधि आयोग ने निर्वाचन कानूनों में सुधार संबंधी अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। विधि और न्याय विभाग से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिसंबर 2015 में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव एक साथ हों। नीति आयोग ने चुनाव आयोग को 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे समर्थन दिया है। इस मामले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग बातचीत कर चुके हैं। बेशक ये मुद्दा हाल के समय में बहस के केंद्र में है, लेकिन एक देश एक चुनाव नया नहीं है। 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968 से 69 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हुए। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है? क्या है एक देश एक चुनाव के पक्ष और विरोध में दलीलें, और क्यों इसे आज के समय में जरूरी माना जा रहा है? क्या है इसे लागू करने की राह में चुनौतियां? करेंगे तमाम पहलुओं का विश्लेषण, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरुण सिंह जी, जो कि एमपी है राज्यसभा की बीजेपी से। अरुण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह यादव जी भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी से आते हैं। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कार्यक्रम में। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह वर्चुअली जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अरुण सिंह जी, शुरुआत आपसे। इस मामले पर बहस पुरानी है, क्यों इसे समय की जरूरत सरकार समझ रही है, आप लोग समझ रहे हैं, और हम जानते हैं कि इसकी व्यवहारिकता को लेकर सवाल खड़े होते रहे। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है और मुझको लगता है कि इससे महत्वपूर्ण विषय कुछ हो ही नहीं सकता। भारत जो है पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। सब सदी के युवा कहीं रहते तो भारत में रहते हैं। आज देश का युवा प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस चाहता है, आर्थिक विकास चाहता है। उस समय इस प्रकार से कि चुनाव अलग अलग कराना, कई कठिनाइयाँ होती है। स्कूलों में छुट्टी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो ना कोई उसमें सरकारी काम भी नहीं हो सकते, छुट्टियाँ हो जाती है। और करोड़ों रुपए जो सुरक्षा बलों के लिए इधर से उधर शिफ्टिंग करने में लगता है, और चुनाव के खर्चे भी बहुत बढ़ गए। अगर पूरा देखा जाए तो अगर चुनाव एक साथ कराने से यह लाभ रहेगा, समय की भी बचत होगी, सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं उनको भी शिफ्टिंग करने की भी दिक्कत से बच सकेंगे, और जो धन बचेगा वह गरीब के कल्याण के लिए, उसका मकान है, शिक्षा है, दवाई है, उसमें खर्च होगा। और दूसरा इसका पक्ष है कि जब चुनाव होता है तो एक बार लोकसभा एक विधानसभा, शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट होते हैं कि अभी चुनाव के लिए क्या हमको लाभ हो सकता है, वो अनाउंसमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म उसका कोई भी महत्व नहीं होता। अगर लॉन्ग टर्म विजन को रख करके अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो उसका कुछ न कुछ डिविडेंड, कुछ न यील्ड, उसका लाभ मिलता है। और शॉर्ट टर्म में तो आपको मालूम है कि वह उसका कोई लाभ मिलता नहीं है। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता हो, लेकिन देश को उसका लाभ नहीं मिलता। तो आवश्यकता इस बात की है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों एक साथ के चुनाव होने चाहिए, जिससे 5 साल का एक रोडमैप बने, विकास के जो अपना रोडमैप है उस पर अच्छी तरीके से सरकार नीति बनाए, पॉलिसी बनाए, उस पर क्रियान्वयन हो, और ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। इसलिए इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए। और ये आपने अच्छा किया, डिस्कशन आज शुरू किया। और लॉ कमीशन ने भी पहले बोला ही था, लॉ कमीशन ने सुझाव दिया है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात के सुझाव दिया, चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिया।
जो सभी जब नीति आयोग ने सुझाव दिया, तो सभी ने सुझाव दे रहे हैं, तो सबको मुझको लगता है इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, मानना चाहिए, और इस दिशा में अब देश आगे बढ़ना ही चाहिए। उदाहरण के रूप में वन नेशन वन टैक्स में आपने देखिए कितनी बड़ी मतलब जीएसटी कलेक्शन हो गया, 1,45,000 करोड़ रुपए 9 महीनों में लगातार इन रो, इतनी बड़ी कलेक्शन हुआ। तो इसलिए वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन टैक्स इत्यादि जो हुआ, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की समय की मांग है, मुझको लगता है जी। और जैसे हम जानते हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जिस खर्चीले चुनाव का जिक्र किया है, आंकड़ा भी बता दें दर्शकों को। 2009 के लोकसभा चुनाव में 1,114.4 करोड़ और 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,870.3 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 में प्रति मतदाता खर्च 72 रुपए बताया जा रहा है। अगर उम्मीदवारों के खर्च की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 30,000 करोड़ का खर्च हुआ, जो 2019 में बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपए हो गया। श्याम जी, आपकी क्या राय? देखिए, चुनाव प्रजातंत्र की एक नींव है, मजबूत आधारशिला है, और संक्षेप में कहिए तो इसकी प्रजातंत्र की जान ही है चुनाव। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रदेश का और एक पूरे देश का, सब फेडरल स्ट्रक्चर है। पहली बात तो अगर चुनाव एक साथ सभी का होना है, जैसे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, और उसके साथ ही सभी स्टेट का होना है, तो ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदेशों को अनदेखा किया जाना है, उनका महत्व कम आंका जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा आंका जाना है। जैसा कि आपने अभी खुद अपने उसमें कहा कि सन 52 में हुए एक साथ चुनाव, 57 में हुए, मतलब उसके बाद 67-68 तक ये स्थिति थी, एक साथ हुआ। तो क्या ऐसा हो गया कि जो एक साथ नहीं होने हुआ ख़त्म हो गया? क्योंकि कई ऐसी स्थितियां आएंगी कि जब चुनाव के बाद किसी पर्टिकुलर पार्टी का या वो मेजॉरिटी लूज़ हो जाएगी, या किसी वजह से अभी तक केंद्रीय सरकार को जो पावर है उसको भंग कर देगी, या चुनाव के बाद त्रिशंकु हंग असेंबली होगी। ऐसी तमाम सिचुएशन आ सकती हैं। तो उस दशा में आप क्या करेंगे? अगर आप इसको ठीक से सोचें, विजुलाइज करें, हर कंडीशंस को ध्यान में रख करके, उस दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट यही कहेगी कि अब चूंकि मेजॉरिटी लूज हो गया है या हंग असेंबली आ गया है, तो यहाँ हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये आजकल के हालात को देखते हुए जिस तरह से केंद्रीय सरकार एक मेजॉरिटियन रूल की तरफ जा रही है, हम तो कहते हैं कि अभी हम तानाशाही वर्ड नहीं यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन मेजॉरिटियन रूल की तरह जाना चाहती है, और उसका ध्यान इस बात का है कि इस कानून के जरिए जैसे भी किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करें या उसकी मेजॉरिटी लूज हो, वो उस पर इनडायरेक्ट ढंग से उस पर शासन करे। मेरे हिसाब से ये नॉट ओनली वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग टू डू। क्योंकि अगर हुआ होता तो पहले एक साथ हो रहा था, तो यही इसका प्रमाण है कि जो एक साथ नहीं होने दिए होने लगा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसको अभी पब्लिक डोमेन में देख करके तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से राय ली जानी चाहिए कि इन स्थितियों के घटने पर क्या होगा, घटनाओं पर क्या होगा, कैसे उसकी सरकार उस प्रदेश की चलेगी। क्या सरकार गिरने पर उसको केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति शासन लगा करके उस पर परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेगी? तो अगर ये इसका मकसद है तो ये बहुत आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरे की घंटी है, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, रामकृपाल सिंह जी, तमाम चुनाव हैं, आपने देखे हैं, लंबे समय से इस पर नज़र रखी है। ये जब भी चर्चा में आया है ये मुद्दा, हम जानते हैं कि जो
कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की बात है, जिसका भी जिक्र श्याम जी भी कर रहे थे। इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। हम जानते हैं हमारे संविधान में सीधे तौर पर कोई ऐसा इस चीज़ का उल्लेख नहीं है एक देश एक चुनाव को लेकर। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस सुधार की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमें संविधान संशोधन की भी ज़रूरत होगी। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए प्रीति जी, मेरी ही नहीं, जैसा आपने कहा, तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने अगर कोई राय दी है तो वे संवैधानिक संस्थाएं किसी पार्टी के फेवर में या पार्टी लाइन से तो नहीं उन्होंने दिया है। जैसे लॉ कमीशन ने या समय समय पर जिस तरह चुनाव आयोग ने इवन, तो ये आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। आप ये सोचिए कि 52 में, 57 में, 62 में और 67 में 4 बार जब हमारा संविधान बिल्कुल नया था, जब उस दौर में ये चुनाव साथ हो सकते थे तो आज क्यों नहीं हो सकते हैं? आज उस दौर में देखिए 4 चुनाव का मतलब 20 साल, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई। हाँ, 68 के बाद जब ये सम्मिलित सरकारों का दौर शुरू हुआ तो थोड़ी सी ये समस्या आई, लेकिन आज समस्या इतनी विकट है कि आप ये देखिए, आज की तारीख में, आज के जमाने में आप ये देखिए, टेक्नोलॉजिकल जो कहते हैं ना, तकनीकी चेंज इतनी तेजी से हो रहे हैं कि आप अगर एक कोई आज नियम बनाते हैं, ये कोई चीज करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले बहुत जल्दी समय में वो चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। मतलब नीतियों की निरंतरता की जितनी जरूरत आज है उतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। आज तो जरूरी यह है कि पॉलिसीज बनाने का 365 दिन साल के आपको, सरकार को यह मौका मिलना चाहिए कि वो निरंतर बनाए। अब चुनाव के चलते क्या होता है, देखिए इफेक्टिवली अगर आप देखिए तो कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कितना दिन काम कर पाती है? कोई विधानसभा भंग होती है तो नियम लागू हो जाता है कि चुनाव आचार संहिता लागू है, आप कोई नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते। इवन केंद्र पर भी यह बात लागू हो जाती है जब राज्यों में चुनाव होते हैं कि उस राज्य को लेकर के, मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसको देश भर के लिए बनानी हो, उसमें वो राज्य भी आएगा, लेकिन आप कोई उस समय नीतिगत फैसला नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें इफेक्टिवली इन चुनावों के चलते बार बार चुनाव, हमें हमारी सरकार को, जो जनता ने चुना है, नीतियां बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए उनको समय कितना मिलता है? आधा से ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। तो मैं, जैसा कि श्याम जी अभी कई आशंकाएं जता रहे थे, देखिए ये तो तय है कि जब, सबसे बड़ी बात है, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमने तमाम ऐसे प्रयोग किए हैं जिनको लेकर के शुरू में आशंकाएं जताई जाती थी कि इस देश में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आपने सब किया और लगातार हम देखिए हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हमारे पास तमाम है, अगर सभी पार्टियां मिल बैठ करके ये तय करेंगी। और ये तो ऐसी चीज है कि जो 20 साल पहले हम जब आजाद हुए थे, जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि पता नहीं ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र चल भी पाएगा कि नहीं जी। तब हमने एक साथ चुनाव करके 4 बार चुनाव कराया। आज जितनी आशंकाएं हैं, मान लीजिए कहीं भी कोई सरकार अगर अल्पमत में चली जाती तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की सत्ता ही आएगी। आप मिल बैठ करके, आप लोग हैं, आप ही लोग कानून बनाने वाले हैं, उसका हल अगर आप ढूंढना चाहेंगे ईमानदारी से तो हल ढूंढा जाएगा। और मेरा ये मानना है कि देखिए इसमें किसी भी पार्टी का, एक पार्टी का हित नहीं है, सारी पार्टियों का भला है। ये जितना एक गरीब आदमी आज चुनाव नहीं लड़ सकता है, आप देख लीजिए वो जिस तरह से है, तो चुनावों पर एक तो खर्च कम होगा, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज ये बात मैं दोनों अपने भाजपा के सांसद और बीएसपी के सांसद श्याम जी से अनुरोध करूंगा कि आप देख लीजिए, जिस तरह की दुनिया बदल गई है, उस दुनिया में आपको 24 घंटे काम करना है, निरंतरता चाहिए। चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकारें हों, उन पर किसी तरह का अगर चुनाव के चलते रुकावट आती है, खुद मोदी जी ने कहा था कि आप बताओ इफेक्टिवली जो केंद्र की सरकार होती है, अभी चुनाव आएंगे 24 में, आप समझ लीजिए उसके बाद शुरू हो जाएगा
कि बजट आप कैसा बनाएंगे, ऐसा कोई बजट नहीं बना सकते जिसको लोक लुभावन कहा जाए या पार्टी ठीक है। हो। फिर उसके बाद जब सरकार का गठन होता है, महीनों खिंच जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्यों जी। के लिए भी यही दिक्कत होती है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि राज्यों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि राज्यों को फिर क्या होता है कि इस डर के मारे कि हम पता नहीं 5 साल हमारी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, तमाम आजकल मैं देख रहा हूं कि जो फ्रीबीज शुरू हो गई हैं जी, जी, जी। कि एक बार रहो और चले जाओ जो भी हो। जब आपको लगेगा कि 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, तो मैं बता दूं, इसमें राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी स्थायी रूप से बैठ करके नीतिगत फैसले, जिनको कहते हैं दीर्घकालीन, जो राष्ट्र के हित में होगा, राज्य के हित में होगा, उस तरह की नीतियां बना सकेंगे, ठीक। उस तरह का कार्यक्रम उस पर बिल्कुल। अमल कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन ये 2.5 साल की सरकार, 3 साल की, और ये जो आया राम गया राम, आप इस पर भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। 5 ईयर टेन्योर अगर होगा तो मैं बताऊं डिफेक्शन भी कम होंगे, बार बार सरकारों का गिराना उठाना भी कम होगा। इसके बहुत फायदे हैं। इस तरह के बहुत फायदे हो सकते हैं। ठीक है अरुण सिंह जी, क्योंकि अरुण सिंह, हाँ जी जी, श्याम जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, सिंह साहब ने अभी जो कहा, तब बात कुछ और है, अब बात कुछ और है। जब हमारी देश का संविधान बना और पहला चुनाव हुआ, कई और चुनाव होने लगे, तो ज़्यादातर 2 ही पार्टियां होती थीं। कांग्रेस सबसे शक्तिशाली पार्टी थी और हर स्टेट में, हर बार केंद्र में भरपूर मेजॉरिटी होती थी और 5 साल सरकार चलती थी। तब से अब हालात बहुत बदल गए हैं। हर प्रदेश में तमाम छोटी छोटी पार्टियां उभर के आ गई हैं और देखते हैं कि कई पार्टियां चुनाव के बाद 2-2, 3-3 पार्टियां मिल करके वो सरकार बनाती हैं। तो इसका क्या मतलब आप करेंगे? पार्टियों को ख़त्म कर देंगे और पार्टियों को? और कभी आपने एक भी सिचुएशन को सोचा है? जैसे मान लीजिए कि अभी चुनाव हुआ और त्रिशंकु सरकार, त्रिशंकु हंग असेंबली आ गई, सरकार नहीं बन पा रही है, तो क्या उसमें केंद्र राष्ट्रपति शासन 5 साल के लिए लागू करके 5 साल वो, तो उस प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा, एस्पिरेशन का क्या होगा? जो विधि आयोग की रिपोर्ट भी थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हम उसको सबसे मैं कहूँ कि सबसे केंद्र दस्तावेज मानते हैं। राजनीतिक और चुनावी सुधारों से संबंधित इस रिपोर्ट में दलीय सुधारों की बात भी कही गई थी। राजनीतिक दलों के कोष, चंदा एकत्रित करने के तरीके, उसमें अनियमितताएं और इन सब का राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव जैसे जो बातें हैं उसका भी इस विधि आयोग की रिपोर्ट में जिक्र था। नोटा का जो विकल्प आज हम देख रहे हैं उसका भी जिक्र इसी रिपोर्ट में था। बाद में हम जानते हैं नोटा का विकल्प भी शामिल किया गया। अरुण सिंह जी, श्याम जी ने कुछ शंकाएं और बातें उठाई हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल की शुरुआत है। आज का युवा कभी भी हमको माफ़ नहीं करेगा अगर हमने आज की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा। इन 75 सालों में हमारी डेमोक्रेसी में जो मतदाता है वो बहुत मैच्योर्ड मतदाता हो गया है। कितना समय का नुकसान होता है, कैसे उल्टे सीधे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं चुनाव को ध्यान में रख करके, और इससे संघीय ढांचा तो रहेगा। आज अलग अलग राज्यों में, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, यहाँ तो हमारी सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। अलग अलग आधे से लगभग आधे राज्यों में अलग पार्टियों की सरकार है। मुझको लगता है कि आज हम एक देश में एक साथ चुनाव अगर नहीं कराने के लिए सहमत होते हैं, अगर हम चर्चा नहीं करते, बुद्धिजीवियों के साथ नहीं चर्चा करते, तो आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमको कभी भी नहीं, ये युवा पीढ़ी नहीं माफ़ करेगी। मेरा मत मानना है, जो भी आशंकाएं हैं, चूंकि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है ढेर सारे डिलिब्रेशन करके रिकमेंडेशन भी दी है, सारे शंकाओं का समाधान उसमें है कि अगर मान लीजिए कि त्रिशंकु विधानसभा आ गई तो क्या होगा, समय से पहले अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा, सभी चीज़ों का समाधान जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिस्कशन करके उसमें सुझाव दिए हैं, हमको उसको मानना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि आज जो युवा है, वह युवा, बदलते भारत के जो युवा है, वह एक उनकी सोच के आधार पे उनसे रेफरेंडम कराना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, युवाओं का सम्मेलन हो, युवाओं से पूछा जाए, बुद्धिजीवियों से पूछा जाए, क्योंकि अब पहले का समय अलग था। अब हम समय जो है चुनाव के कारण 6-6 महीने समय नहीं नुकसान कर सकते।
सारे के सारे चीजें रुक जाती है। निर्णय जो है ऐसे अपसर्ड निर्णय होने लगते हैं कि उसकी कल्पना से परे है। अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ता है? देश के गरीब को। चुनाव में काले धन का इतना उपयोग होता है, जब एक साथ होगा तो उसमें भी अंकुश लगेगा। और सबसे बड़ा अगर इसको लाभ होगा तो जो राज्य में जो सरकारें बनती हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको लाभ होगा। वह दबाव में काम नहीं करेंगे, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, उनका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा ये फ्री बीज के चक्कर में। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि एक व्यापक रूप से अभी डिस्कशन होना चाहिए, लोगों की राय बनानी चाहिए। और देश हित में यही है कि यह चुनाव एक साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, इस अवधारणा को हम सब लेके चलते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, व्यक्ति लास्ट में। तो राष्ट्र तो ऊपर है, पार्टी तो बाद में आनी चाहिए, फिर उसके बाद व्यक्ति। तो राष्ट्र जब प्रथम है तो उसकी अवधारणा लेकर के इस पे अपने को व्यापक रूप से सहमति और चर्चा बनाना चाहिए। मुझको ऐसा कहना, कोई विरोध नहीं करना चाहिए। एक बार लोगों से चर्चा तो करें। जी, यानी आप भी कह रहे हैं जो एक देश एक चुनाव का विचार है उसके विरोध में आप नहीं है, लेकिन जो आशंकाएं आप चाह रहे हैं कि उस पर चर्चा हो, और जाहिर तौर पर जब भी संविधान संशोधन आएगा संसद के अंदर, मुझे लगता है इन सब मसलों पर जब चर्चा और विचार होगा तो ये बातें भी सम्मिलित होंगी। देखिए, आशंकाएं हैं और रहेंगी, और मैं खुद इस धारणा को, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये संभव ही नहीं है। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, जो हमारे माननीय सिंह साहब जी अभी कह रहे हैं ना कि मतलब ये नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकेंड सब कुछ, ये सब बड़ी अच्छी अच्छी लबाबदार बातें कहने की हैं। अभी आप डिसीजन की बात कर रहे थे, एब्सर्ड डिसीजन। आप अपने हर डिसीजन को अच्छा कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। डीमोनेटाइजेशन क्या है? काले धन की बात कर रहे थे, काला धन क्या खत्म हुआ? काला धन क्या आप ले आ पाए? और काले धन डीमोनेटाइजेशन जो एकाएक आपने किया, ठीक है, आपने किया, क्या उससे कोई फायदा हुआ? Was it not a totally absurd decision? सुनिए, was it not a totally absurd decision? It was totally absurd decision। नहीं, आप आपकी इस पे मुझे बताइए, देश का हर समय इलेक्शन मोड में रहना, कहीं ना कहीं आचार संहिता का लागू रहना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है या नहीं? मुझे बताइए। लेट मी से वन लाइन मोर। आज के जमाने में जब जितनी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे लॉ कमीशन है, चाहे हम तो कहते हैं कि जुडिशरी है, चाहे कोई भी है, वी सी ऑल ऑफ देम आर कन्वर्जिंग, मर्जिंग इनटू ए स्टेट। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग इनटू स्टेट। आई एम सेइंग ए बिग थिंग। तो आप ऐसे में जो स्टेट, जो आज की एग्जीक्यूटिव है, जो चाहती है हर ओपिनियन उसके उसके हिसाब से आती है। अरुण सिंह जी, 2019 सुनिए, 2000 आप देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था, एक देश में एक कर, कितना विरोध हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म शुरू हुआ। और आज 9 क्वार्टर में 9 महीने में लगातार 1,40,000 1,50,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन हो रहा है। आप कल्पना करिए, अगर जीएसटी लागू नहीं होता ना, तो आज देश की स्थिति क्या होती। इस कोविड के जो वैश्विक महामारी और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद अमेरिका हो, यूके हो, सबकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो अपने संभाल नहीं पा रहे। लेकिन चूंकि हमारा टैक्स कलेक्शन इतना अधिक बढ़ गया और उस बढ़ने के कारण आर्थिक प्रबंधन इतना अच्छा हुआ, तो आज गरीब हैं, किसान हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और विश्व के सभी संगठन, और ठीक है, हम फिर से इस टॉपिक पे वापस आते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट, फिर बाद में उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जीएसटी में बड़ा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इतने तमाम सालों के अंतराल के बाद टैक्स का कलेक्शन बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। जीएसटी होता, जीएसटी न भी होता, बट आई एम हैप्पी कि एक यूनिफॉर्म रूल हुआ टैक्स कलेक्शन का, दैट इज मच बेटर। वो अच्छा है। लेकिन जीएसटी तो कांग्रेस की नीति थी, जिसको आपने विरोध किया। ठीक है, हम एक देश चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। 2 मिनट, अरुण सिंह जी, श्याम सिंह जी, आपने बाद में उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं। कांग्रेस की चीजें थी, मनरेगा आपने विरोध किया, फिर अडॉप्ट किया। यूडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने विरोध किया, फिर बाद में अडॉप्ट किया। ठीक है, हम टॉपिक पर आते हैं। श्याम सिंह जी, एक रामकृपाल जी का कमेंट। रामकृपाल जी, आपने श्याम जी की भी तमाम बातें सुनी है, अरुण जी की भी बातें सुनी। हम जानते हैं कि 2019 में ये एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हुई थी। आपको क्या लग रहा है, अगर सरकार इस कदम को जरूरी समझ रही है
तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? सर्वसम्मति, एक राय फिलहाल बहुत जरूरी है। क्या रणनीति होनी चाहिए अगर सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहती है तो? देखिए, मैं तो कहता हूं सरकार नहीं, देश की जनता, इस देश का जो लोकतंत्र है, बेसिकली वो उसकी जरूरत है। जैसे आप इसको सरकार या पार्टी के लाइन में कहेंगे कि तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा नहीं, ये जरूरत है। और जैसा अरुण जी कह रहे थे, अगर किसी को शंका हो, लोकतंत्र की एक विनम्र परिभाषा है कि बहुमत का शासन और अल्पमत का आदर। सीधी बात है, लोकतंत्र इसी को मानते हैं ना। आप रेफरेंडम करा लीजिए देश में, जैसे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, रेफरेंडम हो गया, चाहे जो भी हो, बहुमत। यहाँ नहीं होता। मैं आज कहता हूं आपसे एक बात, श्याम जी, सिंह साहब, यहाँ यही चीज नहीं होता। आई वेरी मच एग्री फॉर द रेफरेंडम, लेकिन यहाँ नहीं होता। नहीं श्याम जी, आपने शुरुआत में ये बात बोली है कि आम राय होनी चाहिए, लोगों की राय होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं श्याम जी। जी, मुझसे शायद आप उम्र में बड़े हों या हम लोग बराबर हों। 1980-81 में इस देश में एशियाड हो रहा था। बसंत साठे सूचना मंत्री थे, आईबी मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि हम इस देश में कलर टेलीविजन लाएंगे। आप जानते हैं, इस देश का जो जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास था, निखिल चक्रवर्ती से लेकर के धुर लेफ्ट KR मलकानी तक, सब खड़े हो गए कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कलर टेलीविजन। फिर सोवियत रशिया कैन नॉट अफोर्ड हाउ इंडिया। रघुवीर सहाय ने लिखा दिनमान में, संपादकीय में, कि अब खून का भी रंग दिखेगा। वो टेलीविजन, उनको सबको यह नहीं पता था कि 20 साल के बाद ये टेलीविजन फुटपाथ पर बिकेंगे। आज आप अपने घर के किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाइए, कपिल देव का मैच, तो लड़का नहीं देखेगा जी, वो कलर टेलीविजन ही देखेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार आप पॉजिटिव एक कदम बढ़ाने की तो सोचिए, उसके 20 रास्ते निकल आएंगे। क्यों अभी से आप ये आशंका पाले बैठे हैं? नहीं, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव बाय सेइंग दिस? सॉल्यूशन जो आपकी शंकाएं हैं श्याम जी, आप चाहते हैं टेलीविजन का विरोध ठीक है, कर हम रहे उस मुद्दे थे। पे इधर आते हैं, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। श्याम जी, एक छोटे से एक लाइन में बताइए, इस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी आशंकाएं हैं उस पे चर्चा हो, सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ें। एक देश एक चुनाव का विचार जो है उसके आप पक्ष में है, लेकिन सॉल्यूशंस चाहिए विचार के बाद। यस, चर्चा होनी चाहिए, सबकी राय ली जानी चाहिए और एकदम यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जैसे ये अभी सिंह साहब कह रहे थे ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे चाहते हैं। अगर रिफरेंडम होगा तब तो पता लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। अगर रिफरेंडम नहीं होगा, एक पार्टी की सरकार होगी, वो जो करना चाहे मेजॉरिटी के बल पर करना चाहे वो तो कर देंगे। वो कभी किसकी परवाह किए हैं, कर रहे हैं। वो विपक्ष क्या क्या कहता रहता है, यही तो नहीं हो रहा है। जो यूनानिमस डिसीजन बनाने की बात है, आज के दिनों की सबसे ज्यादा कमजोरी यही है। अरुण जी, सर्वसम्मति बहुत विनम्रता से कहना पड़ेगा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती तो क्यों विरोध के लिए विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से देश हित में अगर कोई ज़रूरी है, अगर सिंपल सी बात, अगर समझ में नहीं आ रहा कि इतना इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा, डिसीजन अच्छे होंगे, सुरक्षा बल हैं उनको भी इधर से जाना कम पड़ेगा, स्कूल में छुट्टियां कम होगी, अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो समझ में आना चाहिए। और मैं फिर विनम्रता से कहूँगा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक भी है, होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए और सबको मिलकर इसके सपोर्ट करना चाहिए। यही युवा भारत की आज के दिन में डिमांड भी है, यही जरूरी भी है। बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल एक बढ़ना अच्छा संकेत भी है कि लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसमें इस तरह की चर्चा, इस विषय पर चर्चा जो है वो सुधारों की दिशा में काफी अहम साबित होगी। लोकतंत्र पहली सीढ़ी इसकी चुनाव ही है। भारत जैसे बड़े देश में एक बार हम जानते हैं कि साफ और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, लगातार चुनाव होते रहने के कारण इलेक्शन मोड में देश रहता है। अब क्या इलेक्शन मोड भारत जैसी बड़ी संख्या वाले देश में, जनसंख्या वाले देश में, भारत जैसे देश में क्या इलेक्शन मोड में, आचार संहिता के मोड में रहना सही है गलत, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर चुनाव सुधार की दिशा में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव कारगर साबित हो सकता है, लेकिन संवैधानिक
और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करना पहला कदम होगा और ये तय है कि जब तक इस पर सहमति नहीं बनती इसे धरातल पर उतारना मुश्किल होगा। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अरुण सिंह जी आपका, श्याम सिंह यादव जी आपका, रामकृपाल सिंह जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।